आज हम मोमेंटम कंजर्वेशन को समझते हैं। उसके लिए अपन एक ट्रॉली लेंगे और ट्रॉली पे पर्सन को खड़ा करेंगे और पर्सन जब उस पे जंप लगाएगा तो पर्सन जाएगा आगे और ट्रॉली जाएगी पीछे। यही है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन। और जैसे जैसे पर्सन का मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ट्रॉली की स्पीड पीछे की ओर बढ़ती जाएगी। ये सब देख ले हमारे। चलिए तो शुरू करते हैं। अब एक काम करो, आप अपना एक पैर इस पे रखो और एक पैर रख लो उस पे। हाँ रख ले। हाँ देखो, इसका कुछ मास है और इस ट्रॉली का भी कुछ मास है, और ये जब जंप लगाएगी तो सारा काम जो होगा वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होगा। और इंटरनल फोर्सेस के अंदर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। वैसे फ्रिक्शन लगेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगेगा, बट अपन मान लेते हैं कि फ्रिक्शन ना के बराबर है और हमने व्हील का यूज कर रहे हैं, टायर है, तो उनमें फ्रिक्शन वैसे भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जैसे ही आगे की ओर जंप करेगी तो ये ट्रॉली किधर जाएगी? पीछे। और यही है अपना मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर इसका मास ज्यादा है तो ये तो धीरे जाएगी, यानी कम स्पीड में जाएगी, और ये स्पीड में ज्यादा जाएगी। अरे यस और नो? चलो अब करके देखते हैं। तो डरना मत, आराम से जंप लगाना। ओके, एक सेकेंड। पकड़ने की कोई चीज नहीं है। तो कूद जा। हाँ चलो एक मिनट, कूद जा। क्या? मैं यहाँ पर हूँ, एक मिनट रुक। फिर मैं आ जाऊंगा तो फिर कूदे ही कैसे? मैं 3, 2, 1 बोलूंगा तब कूद जाना। अरे कूद जाना, कुछ नहीं होगा, मैं कैच कर लूंगा तेरा, है ना? शायद कर ही लूंगा। हाँ अरे साइंस सीखने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। 3, अरे हो जाएगा। एक पैर ऊपर कर ले, ऐसे ऊपर कर ले एक पैर। हाँ एक पैर ऊपर कर ले, पर्दे को छोड़ दे, पर्दे को छोड़। हाँ अब कूद जा आराम से। हाँ देखा, ये धीरे से आई और वो तेज गई। अब थोड़ा मास बढ़ाते हैं कूदने वाले का। अब ये हमने एक पर्सन लिया जिसका मास बहुत ज्यादा है उनके कंपैरिजन में, तो इस बार देखना स्पीड इसकी, इस ट्रॉली की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। अरे बात समझ रहे हो ना? इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है और इसका कम है, तो मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए कम मास वाले की स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? एक पीछे रख ले, पीछे वाले पे, पीछे। तो देखा आपने, जब भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगते हैं तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसके अंदर जब आगे वाला पर्सन आगे की तरफ कूदा तो वो सारा कुछ जो सिस्टम हुआ वो सब कुछ इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सिस्टम के ऊपर इंटरनल फोर्स वर्क कर सकते हैं और सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए दोनों स्टार्टिंग में रेस्ट में थे, तब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, लेकिन दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई थी जब पर्सन ने आगे की ओर जंप लगाया। उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है और इसके पास भी है, लेकिन सिस्टम का जो मोमेंटम है, या मैं यूं कहूं सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो हिलता भी नहीं है जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाते। और ऐसा ही इसी केस में हुआ जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहा और दोनों मास जो थे वो आगे और पीछे चले गए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब बम विस्फोट होता है तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास का क्या होता है? क्या वो सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहता है या उसके साथ साथ कहीं और चला जाता है?